जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओआरओ से संबंधित सीरीज है। बेसिकली ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो है। ठीक है, ये इसका 6वां वीडियो है। इसके पहले 7वां है बेसिकली। अगर इसके पहले आपने नहीं देखा है इसके पहले के वीडियोज़ तो देख लीजिए, क्रम में देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये जीएस घटना चक्र की जो जीएस दृष्टि है उसी को आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जो कुछ मेरे पास जानकारी रहती है उसको भी मैं बताता हूँ, पीडीएफ के अलावा भी बताता हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, इसको आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीपीसीएस, ठीक है, प्री हो, आरओआरओ का री एग्ज़ाम हो, यूपीपी अभी जो पुलिस वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो हो, कोई भी स्टेट की पीएससी हो, हर जगह जो है आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट सीरीज़ है ये। आप देखिए इसको लगातार 1.5 के स्पीड से देखिए, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए और लाइक कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। अच्छा, इसके अलावा मैं एक जानकारी और छोटी सी दूंगा कि ये तो पॉलिटी का है। इसके अलावा भी इसकी जो प्लेलिस्ट देखेंगे, आप चैनल पर जाइए, विज़िट कीजिए, तो आपको हिस्ट्री की भी मिलेगी। ठीक है, ज्योग्राफी की भी मिलेगी, इकोनॉमी, इसके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी मिलेगी। ठीक है, तो ये 4-5 मैंने करा रखे हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने रिट वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जो आधारभूत संरचना वाला जो सिद्धांत आया था उसके बारे में भी जानकारी हमने ली थी। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था ये बेसिकली, और प्रभावी कब हुआ ये 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में, याद रखिएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 1 का, ये जो 19 1 के का में, यानी ए में, 19 अनुच्छेद 19(1) ए में ये आपका जो सूचना का अधिकार है वो इसी में आता है। अभी जो थोड़े दिन पहले आपने, अगर आपको याद होगा, करंट से अपडेटेड होंगे, तो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सुना होगा, यानी कि इसको अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड को वो अवैध किस लिए घोषित किया था? तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सूचना का अधिकार, ठीक है, इसी के आधार पे, बेसिकली इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है नल एंड वाइड कर दिया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। क्या पता पूछ ले कि इस तरीके से आजकल जो पैटर्न है वो वाक्य बना के दे देता है, तो आपको पता रहेगा तब आप कर पाओगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए? तो 3 महीने के लिए, या 90 डेज अगर रहे तो भी। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है? उसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी आरोपी को, ठीक है, किसी भी आरोपी को विवश नहीं किया जा सकता। यानी कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ठीक है, और उसको मारा पीटा, उसने मान लीजिए अपराध नहीं किया, किसी भी उद्देश्य से पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन उसने अपराध किया नहीं है, और उसको डराया धमकाया, मारा पीटा, जो भी है, जो इस तरीके का काम किया हो, तो वो करना एकदम अवैध है। यानी कि आप, अगर उसने अपराध किया है फिर भी, और नहीं किया है फिर भी, आप उसको इस तरीके से विवश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कोर्ट में जो ये होता है ना, जो आरोपी होता है, अगर वो गवाह दे, मतलब गवाही दे स्वयं के खिलाफ, तो भी वो प्रूफ नहीं मानी जाती एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि पुलिस, वो ऐसा माना जाता है कि पुलिस ने उसको, मतलब किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक उसको जो है वो बयान उससे करवाया है। तो ये इसलिए, यानी कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने या साक्षी बनने का जो अधिकार होता है वो आपको अनुच्छेद 20 के 3 के अंतर्गत है। यानी कि वो अपने खिलाफ अपने आप को ही विवश नहीं किया जा सकता कि साक्ष्य बनो, आप गवाही दो। ठीक है, ये याद रखना। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन कौन आता है? तो बौद्ध भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, और सिख भी आ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, तीनों आते हैं ये। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। ये कहाँ पे है? तो भाग 4 में है, याद रखिएगा। भाग और जो अनुच्छेद हैं ये आपको मतलब सारे कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको मान लीजिए यूपीपीसीएस में 15 से 20 प्रश्न आते हैं एवरेज, ठीक है, पॉलिटी के, और अगर
मैक्सिमम आपको यानी कि 95-99% अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको भाग, देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान दे ले गए तो याद करेंगे आपकी क्या मैंने बताया था। भाग, ठीक है, संविधान के जो भाग हैं उनको पूरा याद होना चाहिए कि कौन से भाग में क्या है, ठीक है, संविधान के भाग, ठीक है, एक तो भाग याद होना चाहिए आपको, अनुच्छेद याद होने चाहिए, 300 या 400 जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, वो सारे नहीं याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने कई बार ये चीज़ बताई हुई है कि कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, बहुत बार करवाया भी है, ठीक। लेकिन आपको कम से कम 100 जो अनुच्छेद हैं ये तो कंठस्थ होने चाहिए। बाकी के जो अदर इसके बाद वाले हैं कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, अब मान लीजिए जैसे 148 है, किससे संबंधित है, ठीक है, ये इस तरीके के हो गए, ठीक है। उसके अलावा भी है 163 किससे है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। तो अलग अलग जो है अनुच्छेद वो याद होने चाहिए, ठीक है। स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ठीक है, स्टेट पीएससी का दे रहे हो, तो जो राज्य से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत अनुभव के साथ बता रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इसी तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको संविधान का भाग याद रहना चाहिए, ठीक है, अनुच्छेद याद रहना चाहिए, सारे नहीं, महत्वपूर्ण, ठीक है, कम से कम 150-200 अनुच्छेद तो आपको याद रहने चाहिए, और आप 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं हैं, लोगों को याद रहती हैं, ठीक है। फिर आपको अनुसूची याद होनी चाहिए उसमें कि कौन सी अनुसूची में क्या है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। उसकी जो विशेषताएं हैं, कहाँ से क्या ली गई हैं, वो याद होनी चाहिए, ठीक है। इनसे एक प्रश्न इससे, एक प्रश्न इससे, 1-2 प्रश्न इससे, ठीक है, एक अनुसूची से, ये यानी कि कम से कम ये जो 4 टॉपिक मैंने बताए आपको, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 टॉपिक से कम आपको 6 से 7 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। उठा के देख लीजिए, अगर आप मेरी बात, अगर आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा हो तो पीवाईक्यू उठाइए आप, यूपीपीसीएस आरओ का पीवाईक्यू उठाइए आप और देख लीजिए आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। इन्हीं 4 टॉपिक को मिला करके आपको 6 से 7 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक। तो ये इनको याद कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। ये भाग 4 में है और अनुच्छेद याद रखिएगा 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। भारतीय संविधान में लिया गया तो कहाँ से लिया गया, ये विशेषता वाला है, ठीक है। विशेषता जो मैंने बताया ना कि विशेषता आपको याद होनी चाहिए, तो वो अब पता होनी चाहिए कि कौन सी विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या हुआ, इसको डीपीएसपी भी बोलते हैं, राज्य के जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। मोटे तौर पे समझिए कि जब राज्य कोई नीति बनाता है तो ये जो दिए हुए हैं ये गाइड का काम करते हैं। जो ये 36 से लेकर 51 तक दिए हुए हैं ये इनका गाइड के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनती हैं। उठा के देख लीजिए आप। सकारात्मक, ये उद्देश्य इसका यही है, देखिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास। सकारात्मक व गैरवाद अर्थात न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि जो फंडामेंटल राइट है उसका अगर आपका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये लेकिन इसके लिए नहीं जा सकते। राज्यों को दिया गया निर्देश है ताकि विधि या जो नियम कानून बना रहे हैं उसमें इनको आप मतलब देखें, वो समझें कि हाँ भैया ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इस पर बनाया जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ और ही बना दे, ठीक है। तो उसको फिर क्या करेगा, अगर वो बना तो दिया मान लीजिए नियम और बना दिया, उसके बाद अगर वो फंडामेंटल राइट को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो सीधे आदमी कोर्ट में जाएगा, पीआईएल करेगा और उसको जो नियम कानून जो भी बना है वो विधि, वो एक्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। या पूरा समाप्त हो सकता है या जितना पार्ट उसका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है वो समाप्त हो जाएगा, नल एंड वाइड कर देगा। नीति निर्देशक तत्व तो क्या शुरुआत से ही आपके संविधान में थे, हमारे संविधान में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर शुरुआत से देखेंगे, जब 1949 में संविधान लागू हुआ था तब बिल्कुल भी ये डीपीएसपी नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। ये कब ऐड हुआ है नीति निर्देशक तत्व, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये ऐड हुआ है। नहीं, अच्छा, ये ये माफ़ कीजिएगा, मैं गलत बोल गया। कुछ चीज़ ये देखने में, ये कुछ चीज़ जो है, कुछ डीपीएसपीज जो है वो इसके संविधान संशोधन के अंदर ऐड किए गए, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया,
ठीक है, तो ये इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ये कई बार हो जाता है, ठीक है, तो लेकिन ये है कि गलत चीज़ ना हो। मैं अगर देखिए, गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो और चीज़ों को सही तरीके से फिर बताते हैं आप कि हाँ नहीं भाई ये ऐसा है, तो ठीक है, वो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि नीति निषेध तत्व जो है ये थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको कि किसी न किसी संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया। जैसे मैं बताता हूँ, अब ये दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 39 का, ये जोड़ा गया। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये पूछा भी जाता है। 43 का जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का जो कर्मकारों का भाग लेना प्रबंध में, ये भी जोड़ा गया। 48 का जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये भी जोड़ा गया। 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में, 45 में ये जोड़ा गया। राज्य जो है वो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख शिक्षा का प्रबंध करेगा। और 97th में जोड़ा गया 2011 में ये सहकारी सोसाइटीज़ 43 खा में। ठीक, तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है अलग अलग संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए। ठीक है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि शुरुआत में नहीं थी, लेकिन बाद में वो जो है कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया है, इसी संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ये संशोधन जो हुआ था ये 42वां, ये 1976 में इसी में जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 देख लेते हैं। ये 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना गैरवाद योग्य, ये लिखा हुआ है इसमें, न्यायालय द्वारा लागू नहीं होगा। 38 में है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, ये याद रखना। जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक, 39 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एक बार पढ़ लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखिएगा। 39 का जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि जो मिनिमम वेजेस की बात की गई है। ठीक है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये याद रखना, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो ये है। आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात कही गई है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता, लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है। 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएँ। अब ऐसा है कि भाई किसी फैक्ट्री में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे ढंग से पानी पीने के का वो नहीं है, हवा पास नहीं हो रही है, मतलब बंद है चारों तरफ से। ठीक है, और सही से वहाँ पे रख रखाव नहीं है, तो मानवोचित दशाएँ होनी चाहिए वहाँ पे। और प्रसूति सहायता का उपबंध भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई महिला है, कार्य कर रही है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस तरीके के सुधार। ठीक है, 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मिनिमम वेजेस की बात यहाँ की गई है। ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है यूसीसी। ठीक है, वो आर्टिकल 44 याद रखिएगा। ठीक, क्या पता पूछ ही ले, पूछता भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं पूछता है। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों और शिक्षा संबंधी अर्थहितों के लिए ये अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, तो जो 46 है वो SC और ST और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनके संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। 47 में पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, लोक स्वास्थ्य में सुधार, ये सब 47 में दिया हुआ है। ठीक है, 48 में कृषि और पशुपालन। ठीक है, 48 में कृषि और पशुपालन की बात कर रहा है। इसी 48 का में याद होगा आपको, ऊपर मैंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के बारे में भी जोड़ा गया है इसी में। ठीक है, 49 में देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, ये क्या है, ये सब DPSP हैं। ये कई बार ऐसा भी होता है कि इसको दे देगा और पूछेगा 3 फंडामेंटल राइट दे देगा आपको और 1 दे देगा ये DPSP, फिर बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, तो ये ड्यूटीज़ नहीं है ये। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये ड्यूटीज़ में नहीं आता है। ठीक है, ये आपका आता है DPSP में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण याद रखिएगा, ये आता है 50 में। और IR से संबंधित जो भी है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए जो कार्य करेगा राज्य, वो किस अनुच्छेद के तहत है, वो 51 के तहत है। देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अनुच्छेद 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। इसी में आपके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट
हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे अनुच्छेद लगभग इसी में आ जाएंगे 1 से 100 तक। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप राज्य पीएससी, किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भाई राज्य का जो जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, राज्य किस में आता है, संघ जो है, अगर संघ की बात करें तो किस में आता है, 5वें में आता है, ठीक है। राज्य किस में आता है, 6वें भाग में आता है, ठीक है, भाग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो 6वां भाग आता है, इसको पूरा अच्छे तरीके से मतलब आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसमें जितने भी अनुच्छेद आते हैं, राज्यपाल से शुरुआत हो करके विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, और जितने भी हैं उसमें 164, 65, ठीक, महाधिवक्ता वगैरह, ये सब पूछे जाते हैं बार बार। देखिए, नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। देखिए, जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है समाजवादी, सोशलिस्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है लिबरल, ठीक है, लिबरल, ठीक है, उदारवादी। और तीसरा जो है वो एक है गांधीयन, गांधीवाद पे आधारित, ठीक है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद किस किस में आता है उसके बारे में देख लीजिए, ये पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। लोक कल्याण की वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास, ये जो अनुच्छेद है ये नंबर याद रखना। तो सोशल वाले में कितने आते हैं अनुच्छेद, 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 43 का, 43 खा और 47। ये जो अनुच्छेद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये 9 अनुच्छेद सोशल वाले में आते हैं, ये याद रखना। आप कैसे याद रखोगे, आप अपने हिसाब से जो भी आपको ट्रिक बनानी है या कुछ भी बनाना है उस अपने आधार पे मतलब बना लीजिए आप, ठीक। ये आते हैं इतने आपके सोशल वाले में। 38 ऐसे भी याद रख सकते हो, 38, 39। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो मतलब एक या एक से अधिक पार्ट में शामिल भी हैं, जैसे अभी देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो गांधीवादी तत्व मैंने बताया कि गांधीवादी तत्व कैसे हैं, गांधीवादी तत्व कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमने अभी देखा ये 40, 43, अच्छा 43 में देखिए, अभी उसमें हमने 43 पढ़ा था ना ऊपर भी, तो यही इसीलिए मैंने बोला, ये देखिए यहाँ 43 भी है, कर्मकारों को उचित मजदूरी, ठीक है, यहाँ 43 है, और यहाँ भी है 43। यहाँ 43 में क्या है कि बेसिकली इसमें कुटीर उद्योगों का संवर्धन दिया हुआ है। तो 40, 43, 46, ठीक है, 47 भी मैंने ऊपर भी बताया था, सोशल वाले में भी बताया था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे पोषाहार और उच्च जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक अनुच्छेद सिर्फ सोशल में है तो सोशल में ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, जैसे उदाहरण दे ही दिया मैंने आपको ना, 43 और ये 47 आपने देख ही लिया, ठीक है। तो गांधीवाद हो गया, ये गांधीवादी तत्व जो पाए जाते हैं हो गया, ठीक है। और अनुच्छेद 48 भी है इसमें, गाय बछड़ों अन्य दुधारू जो वाहक हैं, मवेशियों के वध का निषेध, ठीक, ये याद रखना। उदारवादी जो लिबरल वाले हैं वो कौन कौन से हैं देख लो इसमें। तो 49, 50, 51 ये हो गए, ठीक है, 49, 50, 51 हो गए। फिर 41, 45, 48, 48 का, तो यहाँ भी देखिए ये 48 आपको उसमें ऊपर भी दिखा, गांधीवादी में भी दिखा 48 का, ठीक है, ये भी है। तो ये याद रखिएगा, इनसे मिलाकर के कुल पूछता है वो, ठीक है, इनसे पूछता है प्रश्न कि कौन सा गांधीवादी तत्व है, कौन सा समाजवादी है, कौन सा लिबरल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में अंतर समझ लेते हैं हम लोग। पहला जो अंतर है कि ये संविधान के भाग 3 में है, ये 4 में है, ठीक है, मेजर तो यही हो गया, यानी कि स्थान के हिसाब से कहाँ पे दिया गया है, ठीक माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अमेरिका के संविधान से प्रेरित ये, लेकिन ये आयरलैंड के संविधान से। प्रवृत्ति देखिए इसकी नकारात्मक होती है प्रवृत्तियाँ, क्योंकि राज्य के अगेंस्ट दिए जाते हैं ये फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अगेंस्ट दिया गया दैट मीन्स वो नकारात्मक ही होगा, ठीक। वाद योग्य, ठीक है, वाद योग्य यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है और गैरवाद योग्य है, ठीक है। उद्देश्य इसका है, फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, लेकिन इसका है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, दोनों में अंतर है, ठीक, याद रखिएगा। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनको लागू करने के लिए राज्य को या स्टेट को या सेंटर को
नियम बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, फंडामेंटल राइट के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि उसके लिए आपको कानून चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीति निर्देशक तत्वों का न्याय शास्त्र क्या है, देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। इसमें देखिए, चंपकई दोराई राजन वाद हुआ था 1951 में, तो उसमें निदेशक तत्वों को कार्यान्वयन हेतु मूल अधिकारों में संशोधन संभव बता दिया था, ठीक है। लेकिन आगे देखिए 67 में क्या कहा, गोलकनाथ वाद हुआ था 1967 में, उसमें कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, निदेशक तत्वों के लागू करने हेतु भी नहीं, ठीक है। बता दिया भाई कि नहीं, उनको अगर आप लागू करोगे तो अगर फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है, उनको अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उसको लागू मतलब वो उसमें संशोधन नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट में। 1971 में क्या कर दिया, 24वां संविधान संशोधन आया, उसमें क्या करा, मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण लघुकरण किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान बना दिया उसमें, ठीक है, यहाँ से बना दिया। ये 25वां आया, 25वें में 31 गा जोड़ दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 39 खा गा को लागू करने वाली किसी विधि को अनुच्छेद 14, 19 व 21 के आधार पर शून्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया इसमें। लेकिन आप लोगों को याद होगा इसी के बाद केशवानंद भारती वाद आता है, बहुत ही ऐतिहासिक वाद रहा है ये, जिसमें कि आधारभूत ढांचे की संकल्पना निकलकर सामने आती है। उन्होंने इसको निष्फल कर दिया, इसको तो सही रखा वो, ठीक है। 24वां जो संविधान संशोधन था उसको तो उन्होंने वैलिड कर दिया कि ठीक है भाई कर सकते हो आप, लेकिन 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 क्या भाई, कि आधारभूत ढांचे में भैया परिवर्तन नहीं होगा। आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, और वो आधारभूत ढांचा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा उसको, और कोई नहीं बता सकता, ठीक। तो ये रहा। 1980 में भी ये मिनर्वा मिल्स वाद में आता है। तो संविधान, मूल अधिकार व निदेशक तत्वों के संतुलन की जो आधारशिला है वो यहाँ पे बताया गया कि इनको ये संतुलन पे टिका हुआ है भाई, संविधान है, मूल अधिकार है और निदेशक तत्व, ठीक है। तो ये रहा आज का ये आपका वीडियो, ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सही तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। देखिए वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट लगाइए, यही काम करिए। प्री में बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप पीसीएस, यूपी पीसीएस देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो आप अब बिल्कुल भी आप अपने आप को ढीला मत छोड़िए, ठीक है। पढ़ते रहिए बिंदास तरीके से, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये कोई किसी एक परीक्षा के लिए सीरीज़ नहीं है, ये सभी परीक्षाओं में आपको लाभ पहुँचाएगी। चलिए ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज़ है, उसको देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी, आरओ के लिए मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं। अच्छा, आप लोगों को यूपी पीसीएस से संबंधित जो है मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, चाहिए तो यस करके आप कमेंट लिखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा यस या नो, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।